हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया था कि जेई के लिए हमने बहुत सारी वीडियो और बहुत सारा काम किया है लास्ट 3-4 महीने में। थोड़ा नीट के लिए काम नहीं किया है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर जो मेरे से नीट के लिए जुड़े हैं बच्चे, उन बच्चों को मैं बता दूं, ये जो चैनल है इसमें ऑलरेडी मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाइए, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज जेई नीट दोनों के लिए है। नंबर 2, जो हमारा चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो भी हमारे नीट के ऑलरेडी सारे कर लिए हैं। होता ऐसा है बच्चों की जेई में ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा शिफ्ट होते हैं, तो इसलिए बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं और थोड़ा टफ भी है। ठीक है, नीट में ऐसा है कि क्वेश्चन एक पेपर एक साल में होता है, कभी 2 हो जाते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर के, तो ऑलरेडी हम वो कर चुके हैं। और जब नीट का पेपर आता है उससे पहले मैं आपको, जैसे पिछली बार मैंने क्रांति सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीवाईक्यू कराए थे। आप सब कुछ आपको पीवाईक्यू में मिलेगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पीवाईक्यू में नीट का मिल जाएगा, नाम पीवाईक्यू के नाम से पड़े हुए हैं। आज जो सीरीज है ये है मेरी फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक्स। चाहे जेई वाला देख रहा है चाहे नीट वाला देख रहा है, दोनों के लिए यूजफुल है। लेकिन मैं आपको पहले ही बताना चाहूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में लिए हैं वो सारे नीट के लिए हुए हैं। ठीक है, कोई ये ना कह दे कि सर आपने कहा जेई नीट दोनों के लिए है और अंदर तो सब नीट के ही क्वेश्चन है। लेकिन एक बार बच्चों, आप पिछले साल का जेई का पेपर देखिए, थर्मोडायनामिक्स जो आज हमारी सीरीज है उसका एक बार आप मैच कीजिए, इस सीरीज को देख के उसमें जाइए, क्वेश्चन करिए और फिर बताइए क्या क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, ये सीरीज को बहुत जल्दी शुरू करने का रीजन ये है, मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया था कि नीट वाले बच्चों को क्या चाहिए, तो आप यकीन नहीं करोगे, आप 800 बच्चों ने उसमें पहली बार 800 बच्चों ने, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो उन्होंने उसमें भाग लिया और शॉर्ट ट्रिक पे थोड़ा सा बोला कि सर शॉर्ट ट्रिक कराइए। तो मैंने भी कहा ठीक है, तो मैं आज आपको कराने वाला हूं थर्मोडायनामिक्स और केटीजी के शॉर्ट ट्रिक। पहली बात, अब इस शॉर्ट ट्रिक में ये है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं, सर क्या ये पूरे चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक हैं? बिल्कुल बच्चों, ये पूरे चैप्टर थर्मो केटीजी के जितने शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं वो मैंने मेहनत करके आपके लिए बना दिए हैं। नंबर 2, क्या सर इस शॉर्ट ट्रिक से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? तो मेरा आंसर है नहीं। इस प्लेलिस्ट से या इस वीडियो से 70 से 80% चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कैलकुलेशन है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी वो इससे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, सर क्या ये पेड है? बच्चों ये सब टोटली फ्री है। ठीक है, ये सब आपके लिए हो रहा है, ये चैनल मेरा नहीं है, आपका चैनल है। जैसे आपने कम्युनिटी पे 800 लोगों को शेयर किया है, 800 लोगों ने भाग लिया है, तो बच्चों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जनरली बोलता नहीं हूं, लेकिन ये आपका फर्ज होना चाहिए। इतनी मेहनत का आप एक आउटपुट जरूर दें मेरे को, और मुझे स्टार्टिंग में नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे लास्ट में जब आप वीडियो देखें, मज़ा आया नहीं आया, तब आप एक कमेंट तब भी कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट करें, क्या मैं इसमें इंप्रूव कर सकता हूं वो बताएं, क्या इसमें आपको अच्छा लगा वो जरूर बताएं। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी हो सकते हैं, दोनों का वेलकम है, आप जरूर कीजिए। ठीक है, अच्छा जी, कुल मिला के आज हम करने वाले हैं 10 से 12 टाइप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये मैंने 1-2 मिनट आपके ज़रूर लिए हैं, आप चाहें अपने दोस्तों को या कमेंट कर सकते हैं कि 2 मिनट आगे से चलाएं। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे चैनल पे लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं। अरे शेयर कर दो थोड़ा, चैनल नया है, आपका ही तो चैनल है। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं, आपका फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टाइप है मेरी, जो पहला टाइप है वो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें मैं आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में एक टेबल दूंगा, उस टेबल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। जैसे ये रही टेबल, मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ प्रोसेस लिखी हुई है, क्या उसमें कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से वो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा ये बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या रहेगी, वर्क डन क्या रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स में वैसे तो 3 लॉ हुए, लेकिन जीरोथ को मिला के 4 लॉ हो गए। तो फर्स्ट लॉ का ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ बोलता है किसी भी सिस्टम में जो हीट होगी वो आपके एक पार्ट टोटल इंटरनल एनर्जी के अगेंस्ट लग जाएगी
एक पार्ट उसके वर्क डन के अगेंस्ट लग जाएगी। ठीक है, आप कहिए सर कांस्टेंट क्वांटिटी का मीन्स, कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब ये है उस प्रोसेस में एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, उसका नाम क्या है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है सर, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं जो किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बीच में रिलेशन है। सर वर्क डन क्या हुआ, अरे वर्क डन हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, या एक वॉल्यूम V1 से V2 में या P1 से P2 में जाने में कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा इस टेबल का समरी। देखिए आइसो, आइसो मतलब होता है सेम, लैटिन वर्ड है, टी है इसमें, टी मतलब टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल में क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप कहेंगे सर आइसोबारिक, बार किसकी यूनिट होती है आप बताइए, इतना बड़ा फ्लूइड चैप्टर पढ़ के आए हो, सर प्रेशर की, तो प्रेशर जिसमें सेम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबारिक। अच्छा जी सर क्लोर, आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ी होगी, क्लोर वर्ड केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अच्छा जी सर एडाबेटिक, एडाबेटिक का मतलब है ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट सेम रहे। हीट सेम मतलब जैसे आप थर्मस लेते हैं, आप गर्मी आ गई है तो उसमें आप ठंडा पानी भर लेंगे। ठीक है, ठंडा पानी अगर भर लेंगे उसको फिर आप क्या कर देंगे, अगर उसका ढक्कन बंद कर देंगे तो वो इंसुलेटिंग वॉल होती है उसकी चारों तरफ, इंसुलेटिंग वॉल से क्या होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, तो हीट जहां एक्सचेंज नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडाबेटिक। और हीट से ही हमारा रिलेशन है एंट्रोपी का। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में dt 0 हो गया, और मैं आपको बता दूं हमने अभी भी पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले टेबल को समझ लीजिए फिर हम क्वेश्चन जरूर करेंगे, हर एक टाइप के मैं 5-5 6-6 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, देखो टेम्परेचर अगर 0 है, देखो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब हो गया इसका जो डिफरेंस है वो 0 हो गया। अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा मेरे भैया, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। सर क्या हीट क्यू से लिखते हैं, जी हाँ 0 हो जाएगा। सर एंट्रोपी के कैसे लिखते हैं, एस से लिखते हैं, तो डेल्टा एस भी 0 हो जाएगा, चेंज 0 होगा, क्वांटिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, अच्छा सर ये हमने केमिस्ट्री में ये भी पढ़ा है कि जो dw होता है, dw को pdv भी लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं भैया मेरे। ठीक हो गया। अब देखिए, अब जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, स्पेशली आइडियल गैस के लिए कह रहा हूँ मैं, ये जो है ना ये आइडियल गैस के लिए। आपको बता दूं जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस के लिए जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा जी, और रियल गैस के लिए वॉल्यूम पे भी करती है। तो अगर टेम्परेचर सेम तो ये 0। ठीक है, आइसोबारिक के लिए ऐसा कुछ होता है नहीं। आइसोक्लोरिक के लिए देखो V0 मतलब V मतलब dV, ठीक है, चेंज है, ये स्मॉल चेंज है dV, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो dV 0 हो जाएगा, dQ इक्वल टू du हो जाएगा, और इसमें ये बन जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ स्टेट देखिए, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको आप एक नाम और देते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ, और V/T को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक, और आप इसको कमेंट करेंगे क्या है। और ये जो है एडाबेटिक की इक्वेशन ऑफ स्टेट है PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और गामा जो है स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है, उसको आप आगे पढ़ेंगे, हर गैस के लिए अलग अलग होगा। अब वर्क डन की बात आई, इसमें तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, P चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, और जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा nRT 2.303 लॉग, डायरेक्ट फॉर्मूला कभी कभी लगाना पड़ जाता है, कितना आ जाएगा, V फाइनल ओवर V इनिशियल। ठीक है, जरूर मदद मिलेगी। सारे फ़ोन को एयर फ्लाइट मोड पे डालो या एयरप्लेन मोड पे डालो और वीडियो को देखो। ठीक है, इधर उधर मत भटको, अभी सिलेक्शन हो जाएगा, फिर सारी ज़िंदगी आपकी है, जैसे यूज करना है, अभी आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट लॉ समझ गए कैसे बनाना है, इक्वेशन ऑफ स्टेट समझ गए, और आपका वर्क डन समझ गए कैसे निकालना है। एडाबेटिक का मैं भी आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है, आपके स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन है, 3 नीट के लेके आया, 2 एमसी के लेके आया हूँ, 2 नीट के लेके आया हूँ, और ज़्यादा पुराने नहीं लाया हूँ, एक 20 का लाया हूँ, एक 21 का लाया हूँ। ठीक है, 23 में इस टॉपिक से नहीं आए थे, दूसरे से आए थे। देखो कह रहे हैं इन विच फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, कौन सी प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज नहीं होती है और एब्जॉर्ब नहीं होती है। सर अभी तो बताया आपने एडाबेटिक, देखो 0.3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगला देखो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अभी हम आगे जाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पर ये प्रोसेस पढ़ी, आप चाहें तो यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस भी लिख सकते हैं, साइक्लिक। और साइक्लिक में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, इंटरनल एनर्जी।
सर इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी तो उसका चेंज भी तो जीरो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो सर डी यू जीरो हो जाएगा तो क्या डी क्यू, जितनी भी हमारा डी क्यू है वो डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डी यू हमारा जीरो हो जाएगा। कह रहा है फॉर एडाबेटिक प्रोसेस कौन सा सही है? देखो इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होती है, ये जीरो नहीं होती है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, हीट कांस्टेंट हो गई, जीरो नहीं कहा मैंने, तो एंट्रोपी हमारी जीरो हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, अगर आप इस रिलेशन में जाएं, एंट्रोपी एस इक्वल टू जो होता है डी एस इक्वल टू जो होता है वो होता है हीट चेंज ओवर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये पूरा जीरो हो जाएगा। अगला देखिए 2020 का क्वेश्चन कह रहे हैं 2 सिलेंडर है, पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है। क्या कह रहे हैं देखो, थर्मली इंसुलेटेड, जब भी इंसुलेटेड वर्ड है, थर्मली इंसुलेशन मतलब नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज मतलब एडाबेटिक प्रोसेस। क्लियर हो गया? और देख लो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एजर्सन रीजन है और एम्स का क्वेश्चन है। कह रहा है इन एडाबेटिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अभी भी बताया था आपको, अगर आपको याद नहीं रहता है तो इसीलिए मैंने आपको मेथड भी बताया है। डी यू, नहीं तो टेबल याद करोगे अपने आप ही पता लग जाएगा। देखो ये जीरो हो जाएगा तो डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि डी क्यू हमारा जीरो होता है आइसोथर्मल में। अच्छा माइनस होगा तो हमारा साइन कन्वेंशन में ऑन आएगा, अगर प्लस होगा तो बाई आएगा, तो ये सही है। आगे करें एडाबेटिक नो हीट एक्सचेंज, बिल्कुल सही है, एजर्सन सही है, रीजन सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा अरे 6ठा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन इसमें सारी चीजें कवर हो रही है। देखो कह रहा है इसमें से हमारा कौन सा सही है, अभी भी हमने देखा था। देखो ये वाला चेंज जो होता है ये लार्ज चेंज होता है, जो ये डेल्टा है ये भी चेंज को दिखाता है और ये लार्ज चेंज बताता है, और जो डी वाला चेंज होता है डी यू, ये स्मॉल चेंज बताता है। ठीक है, स्मॉल चेंज, ये दोनों चेंज को ही बताते हैं, आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आइसोथर्मल में डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू कह रहा है, आइसोथर्मल में डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू नहीं होगा। आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल में होगा डी क्यू ओवर, एक बार आप चार्टी बना लो, देखो डी क्यू इक्वल टू क्या होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब आप कहेंगे सर आइसोथर्मल में एडाबेटिक गैस के लिए डी यू जीरो हो जाता है तो वहाँ पर डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू होता है, और यही सेम साइक्लिक में भी होता है। ओके जी, एडाबेटिक में सर, एडाबेटिक में डी क्यू जीरो कह रहे थे आप, तो एडाबेटिक में जब डी क्यू जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा सर कि डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। अच्छा सर आइसोक्लोरिक में क्या होगा फिर? सर आइसोक्लोरिक में आप कह रहे थे कि वॉल्यूम कांस्टेंट तो डी वी जीरो, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन दिया था इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। समझ रहे हैं? तो देखिए हमने 6 क्वेश्चन कर दिया, आपको पता भी नहीं लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 है थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ। तो हम कैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा जी, अब हम ग्राफ ड्रॉ जब करेंगे तो सबसे पहले अगर आपको बता दूं, अगर आपके पास ग्राफ आएगा, ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि ये P है और ये V है, और आपसे कहा ग्राफ बनाओ, तो आप कुछ नहीं करना आपको, आप सभी को ये पता है कि आइसोबार में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जैसे मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो ये आइसोबार हो गया, इसमें P कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? हमको ये पता है P पे क्या होता है, P पे हमारा प्रेशर, P प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर कहाँ कांस्टेंट रहता है, आइसोबार में। और आइसोबार वाला ग्राफ कैसे निकलेगा, अगर हम P पर परपेंडिकुलर डाल दें। सर क्या अगर हम V पे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये आइसोक्लोरिक नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा भैया, आप समझ रहे हैं तो लाइक करिए। ठीक है, आइसोक्लोरिक होगा। क्यों होगा सर आइसोक्लोरिक? क्योंकि आइसोक्लोरिक में वॉल्यूम सेम रहता है, और आपने अभी भी कहा कि जिस भी एक्सिस पे क्लोरिक, जिस भी एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो V पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अच्छा सर अगर अब ये दो तो बन गए, लेकिन अगर आप आइसोथर्मल और एडाबेटिक बनाएं तो जो आइसोथर्मल है वो ये बनेगा, ठीक है, और एडाबेटिक और आइसोथर्मल के स्लोप में चेंज होता है, ये आइसोथर्मल बनेगा, ठीक है, और एडाबेटिक का स्लोप इससे नीचे रहेगा।
ये ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है भैया। तो जब भी कोई ग्राफ आता है तो आपको ये देखना है जो एक्सिस है उसके जो परपेंडिकुलर हैं वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेंगी और वो दो ग्राफ तो आप इजीली निकाल लेंगे। और जब भी पीवी ग्राफ आएगा उसमें क्या करना है आपको, आइसोथर्मल वाला जो ग्राफ है वो ऊपर रखना है, एडियाबैटिक नीचे की स्लोप में गामा टाइम चेंज होता है दोनों के स्लोप में। ठीक है, अगर इसका स्लोप जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर आप स्लोप निकालें, ठीक है, फिर ये वीडियो जरा डिटेल में हो जाएगी। आइसोथर्मल का स्लोप होता है माइनस पी ओवर वी और इसका होता है माइनस गामा टाइम पी ओवर वी। तो आप देख ही सकते हैं उसका गामा टाइम से क्या हो जाएगा, फिर डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा जी, तो सर ये तो हो गया आइसोथर्मल। देखो अगर कोई भी गैस एक्सपेंड हो रही है, इसी प्रोसेस में कोई भी गैस एक्सपेंड हो रही है तो हम क्या कहेंगे भैया, हम ये कहेंगे कि एक्सपेंड होगी तो इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट से वॉल्यूम बढ़ेगा, ये फाइनल पॉइंट होगा, और एक्सपेंड में क्या होगा, फिर एरो राइट साइड को आपको जनरली मिलता है। ठीक है, तो राइट साइड को जब एरो मिलेगा आपसे पूछेंगे कि मैक्सिमम वर्क किस में होगा। तो अगर एक्सपेंशन में आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वर्क, देखो वर्क होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ। आप इसमें देखो सबसे ज्यादा वर्क कौन एनक्लोज कर रहा है, आइसोबार। आप देखिए आइसोबार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबार। आइसोबार में मैक्सिमम वर्क इन केस ऑफ एक्सपेंशन। अगर सेम ग्राफ है लेकिन आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड को एरो है, अगर उन्होंने क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो समझ जाना। तो लेफ्ट साइड को जब कंप्रेशन है, देखो ये तो हमारा आइसोक्लोरिक है, इसमें तो एरिया निकल नहीं पाएगा। ठीक है, एरिया बाउंड ही नहीं हुआ, तो इसमें फिर हमारा जो मैक्सिमम वर्क है वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा एडियाबैटिक का। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा सबसे कम डब्बा किसका बनेगा, तो इसका ये वाला पार्ट सबसे कम बनेगा। क्लियर है, इस केस में इंक्रीज हो रहा था तो इसमें इस पूरे का सबसे ज्यादा एरिया बनेगा। ठीक है, ये दो क्लियर हो गए। अगर मैं आपको ग्राफ बनाऊं पीवी ग्राफ का तो आप समझ गए, अगर ये पी होगा ये वी होगा तो आप कह सकते हैं कि सर ये पी है तो ये आइसोबार हो गया, ये आइसोक्लोरिक हो गया, ये आपका आइसोथर्मल का हो गया और ये आपका एडियाबैटिक का हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक सभी को आ गया। सपोज बच्चों मैंने पीवी का ग्राफ ना बना के पीटी का ग्राफ बना दिया, तो आप कहेंगे सर अगेन ये आइसोबार का हो गया, ये आइसोथर्मल का हो गया, और यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, इन दोनों में देखेंगे आप पीटी में तो कैसे बनेगा, देखो दो तो बन गए। अब ये कर्व ना आके क्या बनेगा, इसको हटाते हैं हमारा। अब जो पीटी ग्राफ है, पीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका वॉल्यूम। तो जो आइसोक्लोरिक का ग्राफ होगा वो लगभग ऐसे होगा, ओरिजिन से नहीं जाएगा लेकिन आप ऑलमोस्ट ऐसे बना सकते हो। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आइसोक्लोरिक का। ठीक है, ये आपका आइसोबार का हो गया, आइसोबार का, ये आपका आइसोथर्मल का, ठीक है, और ये आपका आइसोक्लोरिक का। ध्यान में रखना है आपको क्योंकि इंडिकेटर डायग्राम पीवी हो सकता है, पीटी हो सकता है या वीटी हो सकता है। और जो एडियाबैटिक का बनेगा वो इस तरह से बनेगा, कैसे, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये आपका एडियाबैटिक का होगा। क्लियर है, ये लाइन सीधी होगी, थोड़ा हमसे टेढ़ी हो रखी, ऐसे करके होगा। ठीक, और सेम अगर आपसे वीटी का ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, ये नहीं दिए गए हैं आज तक लेकिन मैं आपको चाह रहा हूं कि सब कुछ पता लगे। तो अगर वीटी का ग्राफ दिया जाए तो वीटी के ग्राफ में अगेन वही वी पे जो परपेंडिकुलर है सर वो आपने बता दिया, परपेंडिकुलर मतलब आइसोक्लोरिक, और टी पे जो परपेंडिकुलर है मतलब सर आइसोथर्मल। अब मैंने आपको देखो वीटी है ना, वीटी का फिर जो वो आएगा, जो लीनियर ग्राफ आएगा वीटी का, बचेगा क्या, प्रेशर बचेगा। ठीक है, वीटी का जो लीनियर ग्राफ आएगा, देखो पी वीटी तीन होते हैं, तो अगर वीटी ग्राफ दिया है तो फिर प्रेशर लीनियर चले जाएगा, अगर पीटी ग्राफ दिया है तो वॉल्यूम लीनियर चले जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, आइसोबार का हो जाएगा। सर एडियाबैटिक का ऐसे ही होगा क्या, एडियाबैटिक का जो ग्राफ होगा इस केस में ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ज्यादातर आपसे यही पूछा गया है, मे भी ये पूछ लें तो आप ध्यान रखना इसको। ठीक, अब देखिए हम इसके क्वेश्चन उड़ाते हैं फटाफट। देखो 2022 में एक क्वेश्चन आया था,
इस क्वेश्चन में कह रहा है ये कर्व दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि अगर आप पढ़ें एडाबेटिक कर्व कौन सा है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि एडाबेटिक कर्व कौन सा है। अभी भी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आपको P दिया है, ठीक है, और ये V दिया है। तो आप कहेंगे सर P पे परपेंडिकुलर, ये तो हो गया आइसोबार का, सर ये वाला हो गया आइसोक्लोरिक का। अब देखो 2-3 में सर आपने कहा था थर्मल नीचे रहेगा, एडाबेटिक ऊपर रहेगा, सॉरी उल्टा कह दिया, थर्मल ऊपर रहेगा और एडाबेटिक नीचे रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड कहाँ है? ए में। सर दूसरा को लाओ कोई, ये देखो सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो इस क्वेश्चन में कहा है द मैक्सिमम वर्क, क्या बोला है गुरुजी? द मैक्सिमम वर्क। अब आप देखो सर कंप्रेशन है या आपका एक्सपेंशन है, तो आप देखो यहाँ पर लिखा भी है चुपके से एक्सपेंशन। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सपेंशन होगा तो मैक्सिमम वर्क आइसोबार का होगा, और आइसोबार कौन सा है? 4, क्योंकि ये ग्राफ भी हमारा पी टी ग्राफ है, ठीक है, पी वी ग्राफ है, पी वी ग्राफ है, तो इसमें 4 इसका आंसर है। सर अगला देखो, अगला भी वही है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, मैक्सिमम वर्क डन ऑन गैस, और क्या हो रही है? गैस कंप्रेस हो रही है। तो कंप्रेस में जो मैक्सिमम वर्क होगा वो कौन सा होगा? सर एडाबेटिक। तो भैया ऐसे उड़ाते हैं क्वेश्चन, ये होती है शॉर्ट ट्रिक। पसंद आ रही है दोस्तों को शेयर करो, फायदा सबका होना चाहिए, एक अच्छी भावना। देखो बच्चों मेरा एक ही मानना है, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, इतने सारे कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, इतनी सारी कोचिंग है, निकल तो एक लिमिटेड सीट रहे ना, तो जो आपका भाग्य में है वो जरूर मिलेगा आपको, मेहनत तो करिए। दूसरी बात मेरी ये माननी है कि रिलेटिव कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि यार मेरा दोस्त आगे चले जाएगा, ये बहुत नीच भावना है। एब्सोल्यूट कंपटीशन होना चाहिए, यार वो कर रहा है मैं कर रहा हूँ, थोड़ा मुझसे और पढ़ लूँ, समझ रहे हैं, दोनों का हो जाएगा, इसलिए शेयर करो सबको। चलिए 11th क्वेश्चन आया था, देखो ये कई बार क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि इन पीवी ग्राफ आइडियल गैस को पिस्टन से भेजा, ये सब ड्रामे लिखे हैं इन्होंने, कह रहे हैं तो प्रोसेस दे दिस, और ये प्रोसेस क्या है? देखो अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये P है, ये प्रेशर एक्सिस है, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, प्रेशर एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है प्रेशर पे परपेंडिकुलर आइसोबार हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलिए, मैं 0.33 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 17 में आया था, कह रहे हैं मैच करो। अब आपको मैंने अभी बताया था ये P और V है, ठीक है। अब देखो इन्होंने लिखा है इस क्वेश्चन में, ये है फोर्थ प्रोसेस, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने बॉयल्स लॉ के लिए बनाया है, ये फोर्थ प्रोसेस है, ठीक। अब आप मुझे बताइए इसमें जो फोर्थ प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या होगा? जो थर्ड है वो क्या होगा? ठीक है, उसी तरह जो हमारा सेकंड है वो क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और जो अभी तक आप पढ़ रहे थे ना वही लगेगा, क्लियर है। और एक अगर आपको निकल के आ गया इसमें, बाकी सब निकाल लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो प्रोसेस 1 है वो कहाँ है, पहले देखिए, वो ये रही, ये हमारी प्रोसेस 1 है, मतलब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो प्रोसेस हमारी 1 है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा P है, P कहाँ गया? ये P है, P मतलब प्रोसेस 1, उसका क्या हो जाएगा? अब आप ध्यान से देखिए, इसमें P का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसो PV। आप देखो ना, इसमें एक बात ध्यान रखना आप, ये आपको बॉयल्स लॉ दिया हुआ है, ये आपको वो नहीं दिया है जो अभी तक ये थे, ये ग्राफ ऐसे बनता, ये आपको इस तरह से दिया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो हमारा पाथ 1 है उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, तो प्रोसेस 1, ठीक है, वो वही लगा सकते हो, बस घुमा रखा है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा? आइसोक्लोरिक। तो P का है C, P का A नहीं हो सकता, P का C हो सकता है, P का C हो सकता है, P का D नहीं हो सकता। अब देखो सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस 2 है हमारी, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। दूसरी पैरेलल लाइन है ये वाली फोर्थ, तो P पे प्रेशर है फोर्थ, मतलब फोर्थ वाली लाइन हमारी आइसोबार है B, तो हमारा S का B है, तो करेक्ट ऑप्शन B वाला हो गया। और वैसे भी आप देख सकते हो इसमें एक आइसोथर्मल होगी, एडाबेटिक हमेशा नीचे रहेगी। तो खत्म ये क्वेश्चन भी, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, हर बार एक क्वेश्चन आता है, कह रहा है इन दिस फिगर VT डायग्राम दे रखा है आपको और P1 P2 दिया है, क्या होगा कह रहे हैं, और ये नीट में भी आ गया है, जेई में भी आ गया है, ठीक है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में कुछ है थोड़ी,
पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको पता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं सर वीटी जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका मतलब है एनआरटी ओवर पी, इसका मतलब हो गया जो इसका स्लोप होगा, स्लोप हमारा 1/p के प्रोपोर्शनल होगा या p के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे जाने में स्लोप क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। स्लोप बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो P1 क्या होगा, P1 यहाँ पे ज़्यादा होगा और P2 क्या होगा आपका, P2 आपका कम होगा। तो P1 ज़्यादा इसमें। आगे बढ़ो, ऐसे उड़ते हैं क्वेश्चन। साइक्लिक प्रोसेस मैंने आपको ऐसे ऑलरेडी बता दिया है। साइक्लिक प्रोसेस जैसे ये प्रोसेस दी हैं, ये P है, ये V है। एक ऐसी प्रोसेस मान लो जो A से स्टार्ट हुई, B गई, C गई, D गई, फिर वापस A आ गई। ऐसे एरो मैटर करता है इसमें, क्योंकि अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज जा रही है, अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज जा रही है तो उसके वर्क को जब आप निकालोगे उसके आगे प्लस लगाओगे। अगर साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, और दैट मीन्स आप कह सकते हैं सर हम वर्क निकाल के उसको नेगेटिव करेंगे, ठीक है। अच्छा सर वर्क निकालेंगे कैसे, देखो साइक्लिक प्रोसेस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो डेल्टा यू आपका 0 हो जाएगा। तो सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। जितनी हीट होगी उतना ही आपका वर्क डन होगा, क्लियर। और वर्क डन जो निकलता है साइक्लिक में वो निकलता है एरिया अंडर कर्व। और ये क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, जेई में, नीट में, हर पेपर में, बिट्स में, कहीं भी अगर आप जाओ ये साइक्लिक प्रोसेस से पता नहीं क्या प्यार है उन लोगों को, ये पूछ रहे हैं। तो इसका वर्क क्या है, अब देखो अगर ये रेक्टेंगल दिया है तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दो, ट्रायंगल दिया है हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, बस ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन देखो कैसा है। अच्छा ये है सेम वही है, अगर पीवी कर्व है आपको ऐसे दिया रहेगा तो आप समझ जाओ वर्क क्या होगा इसका, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अभी क्लॉकवाइज तो प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसमें अगर ये पी है ये वी है और इस साइड आ रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो क्वेश्चन दिया है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन कितना होगा ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। कह रहा है कि आइसोबारिक प्रोसेस में, अब देखो पूरे में नहीं पूछा है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस आपकी ए बी सी आपसे पूछा है सिर्फ ये आइसोबारिक, आइसोबार यहां तक है, इसमें कितना आपका वर्क डन होगा। अभी भी मैंने आपको बताया था वर्क डन होता है आइसोबारिक में ये। तो सर आप कहोगे इस लाइन में प्रेशर तो 3 है, 3 मतलब प्रेशर के पास देखो 2B है, और वॉल्यूम में डिफरेंस कितना है 1 से लेके 3, तो 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 2 सॉरी 600 जूल हो गया भैया। अब आप कहेंगे सर हम तो साइक्लिक का हाफ एरिया इंटू बेस लगाते, भाई क्वेश्चन पढ़ लो यार। आइसोबारिक प्रोसेस कह रहा है, गिवन साइकिल में आइसोबारिक का पूछा है। अगर इसी में मैं एग्जामिनर हूंगा मैं आइसोक्लोरिक का पूछ लूंगा, तो आइसोक्लोरिक का कितना होगा, आइसोक्लोरिक का 0 आंख बंद करके। अगर मैं इसमें साइक्लिक प्रोसेस कोई भी और अदर प्रोसेस नहीं लिखता तब मैं करता हाफ हाइट इंटू बेस, तो 3 में से 2 घटाओगे 1 मतलब 10 की पावर 2, और बेस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3 में से 1 2, तो इसका उस समय आंसर कितना हो जाता 100, और 100 भी ऑप्शन में है, देखें 100 नहीं है जरा ऑप्शन, समझ रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 600 है। ये क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि इन दिस फिगर, आपको एक फिगर दिया है, ठीक है। मैंने कोशिश करी है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रखने की, और इस फिगर में आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखी है और थोड़ा बहुत डेटा भी दिया है। और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इन एसी, ठीक है। तो एसी में कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक। अब आप कहेंगे सर एसी कहाँ है डायग्राम में, तो बच्चों ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। एरो ऐसे है, इसमें ऐसे करके एरो है। तो आप कहेंगे सर साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि सर डेल्टा यू 0। अब मैं आपको बताऊं, आप कहोगे सर ये तो नीट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जेई का तो इतना लेवल गिर गया है पिछले साल या इसी शिफ्ट में ये पूछा था कि कौन सी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो साइक्लिक था उसका आंसर। समझिए अब कितना गिर गया है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। आप कहेंगे सर हम वर्क तो निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, तो हम निकाल लेते हैं। तो बेस कितना है 2 से लेके 4 तक कितना हो गया 2, और देखिए ये वॉल्यूम के पास लिखा है 10 की पावर -3, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3 यूनिट दे रखी है। और हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक
6 में से 2 घटाओ 4 और 4 इंटू 10⁴। इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया तो 4 से ये हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है 40, और जितना वर्क है उतना ही हीट है। ठीक है, जूल कर लीजिए। अब आप देखिए इस प्रोसेस में ठीक लिखा है ना, क्या पूछ रहा, इतना इतना हीट इन द प्रोसेस, इतना सिस्टम, इतना हीट एब्जॉर्ब, इतना तो हीट एब्जॉर्ब। अच्छा, सिर्फ एसी में बताना है, एसी में बताना है, ये जो एसी है इसके अलोंग बताना है। चलो चलो इसको 40 पूरा ही निकाल लो। ठीक है, अब आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया। ठीक, जब आप इसको पूरा वैल्यू इसकी निकाल लोगे, इसके बाद देखोगे हमने टोटल वर्क डन निकाल दिया। इसका माइनस कितना हो गया, 4 - 2 2 हो गया, और इसका 6 - 2 4 हो गया। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, तो 40 आ गया। अब जो टोटल हीट है, ये तो क्यू है ना, तो टोटल हीट कितनी होगी, ए बी के अलोंग, बी सी के अलोंग और सी ए के अलोंग, और ये किसके बराबर होगी, 40 के बराबर होगी। ये तो होगी, और आपको दी है ए बी के अलोंग कितनी है, 400 है, और बी सी के अलोंग कितनी है, 100 है, और सी ए के अलोंग शायद निकालनी है। अलग अलग मेथड है, बस आप इसको ओपन कर लो। तो 500, तो क्यू सी ए कितना आ जाएगा, अगर आप इसको माइनस करेंगे, 500 में से 40 घटाएंगे, 460 जूल। ये आपका आंसर हो गया, 460 जूल। तो हमने क्या, हमने वर्क डन ही निकाला, लेकिन उन्होंने अगर वो टोटल हीट पूछ देते तब तो जो वर्क डन है वही हीट है साइक्लिक में, लेकिन उन्होंने एक इंडिविजुअल पाथ के अलोंग पूछ ली, तो हमने पाथ को ओपन कर लिया। अगर 2 दिए हैं तो 2 की वैल्यू रखी, तीसरी आ गई। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनल एनर्जी, आप सभी को पता होगा थर्मोडायनेमिक्स में 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है स्टेट और एक होता है पॉइंट या पाथ फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं सर, स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया सर, एक एग्जाम्पल से समझिए, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। अगर ये पीवी कर्व है, ठीक है, और एक कोई भी सिस्टम ए टू बी जा रहा है, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, इसकी अगर इंटरनल एनर्जी U1 है, इसकी U2 है और इसकी U3 है। इसका जो वर्क अगर W1 है, इसका W2 है, इसका W3 है, तो आप, और इसका अगर हीट Q1 है, इसका Q2 है और इसका Q3 है, तो आप बताइए किसका इंटरनल एनर्जी सेम होगा, किसका अलग होगा। देखो, इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन है या अब स्टेट फंक्शन है, तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। अब हमें ये पता है कि जितनी हीट होगी उतना ही वर्क होगा, और वर्क जो होता है साइक्लिक प्रोसेस में ए से बी वापस जा रहा है, वो होता है एरिया पीवी कर्व। तो आप देखिए, जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी हीट उतनी ज़्यादा होगी। तो 1 जो है वो एरिया बाउंड क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, तो जो हमारा वर्क होगा 1 के अलोंग वो ज़्यादा होगा, फिर 2 का ज़्यादा होगा, फिर 3 का ज़्यादा होगा। सिमिलरली जो हीट 1 की है वो ज़्यादा होगी, फिर 2 की ज़्यादा होगी, फिर 3 की ज़्यादा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में टपक गया है 2012 में, और इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी तो 2 में सेम है, तो ये 2 में से ये 2 गलत हो गए, इन दोनों में से एक होगा। आप कमेंट करिएगा, मेरे को इंतजार रहेगा। आगे देखते हैं एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी मैंने कहा था एडियाबेटिक को आगे और डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, या चेंज इन हीट 0 हो, चेंज इन एंट्रोपी 0 हो, उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक स्पेशल इसलिए है क्योंकि एडियाबेटिक की इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आप कहेंगे सर गामा क्या है, गामा है बच्चों CP/CB। ठीक है, अगर आपको किसी भी गैस का लिखना है, जैसे मान लो मोनो का लिखना है, ठीक है, आपको डाई का लिखना है, आपको ट्राई का लिखना है, अभी हम आगे इसको ड्राइव भी करेंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए मोनो का हो जाएगा। देखो ऑड नंबर लिखो, 3 5, 3 से शुरू करना है, इसको लिखोगे 5 से 7, इसको लिखोगे 7 से 9, ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हो। तो ये एक स्टेट हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं सर जो P है क्या वो 1/V की पावर गामा होगा, बिल्कुल होगा सर। दूसरी बात देखो, अगर आप इस P को चेंज कर देते हो T के फॉर्म में, तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है ये इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो सर क्या हम इसमें भी डिपेंडेंसी लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया, इसमें भी हम डिपेंडेंसी लिख सकते हैं। T प्रोपोर्शनल टू
क्या हो जाएगा, T प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा गामा, ठीक है, और अपॉन में जाएगा 1 अपॉन में जाएगा गामा -1, ठीक है। एक इक्वेशन ऑफ स्टेट इसकी और होती है, वो होती है T गामा P की पावर 1 माइनस गामा। सर याद करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल याद करने हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालोगे तो जो P है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा T गामा ओवर गामा -1। सर याद क्यों करने हैं बच्चों, इसलिए याद करने हैं 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, विच वन इज नॉट इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये भी दिया था ऑप्शन में, ये भी दिया था और ये भी दिया था, ठीक। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरी बात ये आपको रट्टा या मार के रखना है, क्योंकि इससे हम बहुत क्वेश्चन करेंगे अभी आगे, ठीक। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जो मैंने कहा था आपको वर्क डन, अभी मैं आगे बताऊंगा। जो हमारा एडाबेटिक प्रोसेस है उसका जो वर्क डन होता है, आप उसको चाहे तो नोट कर लो, ठीक है। इससे बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिक से तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन में गामा -1। आप इसको पीवी के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आरटी की जगह पे पीवी रिप्लेस या एनआरटी की जगह पे पीवी रिप्लेस कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है इसीलिए मैंने रखा है। देखो अभी अगर आपको ये रिलेशन पता है क्या, ये आप याद कर लो, ये जेई में भी बहुत पूछा है, आपके एग्जाम में आने के चांस पूरे हैं नीट वाला, ठीक है। और ये मैंने जेई से ही उठाया इस बार, ठीक है। और ये नीट में भी आया है, और नीट में आया है ये 2013 में। अभी मत कहना कि सर जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो आपको इस साल का जेई करना चाहिए। कह रहे कि अगर एक कोई प्रेशर है वो क्यूब के प्रोपोर्शनल है, कह रहे कि प्रेशर जो है वो क्यूब के है, तो दोनों को कंपेयर ही तो करना है। तो गामा -1 इक्वल टू 3, तो आप यहाँ पर सॉल्व करें तो हो जाएगा 3 गामा -3, तो ये गामा आ जाएगा आपका, गामा आ जाएगा 3/2, और 3/2 है आंसर ये है। आपसे भी कहा जा सकता है आइडेंटिफाई गैस, समझ रहे हैं, तो ये बात आप क्लियर रखना अपनी। चलिए अब है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कई बार इससे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, आपके वहाँ भी आ गया है, और जेई में तो इसका परचम है। देखो हमने पीवी इक्वल टू गामा पढ़ा था, अगर पीवी की पावर एन हो जाए, ठीक है, और एन क्या हो जाए, कांस्टेंट ऐसे दे दें, एन 1 नहीं हो सकता, एन गामा नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें आपको मोलर स्पेसिफिक हीट याद रखनी है, या हीट कैपेसिटी भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस की होती है Cb + R/1 - n, ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कई बार कि भैया कितनी होगी बताइए, तो आप कहेंगे सर हमें ट्रिक पता है इसकी, इतनी होती है, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा एक बार या आपको ये n की वैल्यू पूछ ले, तो n की वैल्यू के लिए ये भी होता है क्या, Cp - C ओवर Cv - C। हमने कुछ नहीं किया है, ये R की जगह पे Cp - Cb रख दिया है, R की जगह पे Cp - Cb रख दिया है, वहाँ से ही कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। ये जो C है वो क्या है, वो ये वाला C है, ठीक है। चल सर क्वेश्चन दिखाओ तब आएगा समझ में। देखो ये दिया है Pb 3 दे दिया है, तो आप समझ जाओ कि Pb की पावर n था, यहाँ 3 दे दिया है और कांस्टेंट है। आपसे कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक, ठीक है। और अभी भी हमने पढ़ा कि जो स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी है वो ये होती है Cv + R1 - n, ये तो होता है। तो Cb मोनो एटॉमिक के लिए अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, वैसे तो याद होना चाहिए, 3/2 हो गया, R और 1 - 3, तो ये हो जाएगा 3R/2 और ये हो जाएगा -R/2, इसको माइनस करेंगे तो आंसर R आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमारा थर्मो की ट्रिक खत्म हो गई, थर्मो का सिलेबस ही कम हो गया, छोड़ के मत जाना आपको नीट की कसम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, किसी भी गैस को डिफाइन करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब गैस हमारे पास अलग अलग हैं, हो सकता है मोनो एटॉमिक है, हो सकता है डायटॉमिक है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास ये हमारी एक टेबल है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है, मोनो एटॉमिक के लिए 3 होती है, ठीक है। होता है ऐसा बच्चों की 3 उसमें ट्रांसलेशनल मोड होते हैं, x, y, z, ठीक है, 3D स्पेस में मूव कर रही है, तो 3 ट्रांस। अच्छा मोनो एटॉमिक, आपको मोनो एटॉमिक लिखा नहीं भी मिला जा सकता है, हीलियम लिखा जा सकता है, नियोन, आर्गन, या आप केमिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा डायटॉमिक के लिए जनरली अभी हम केस भी पढ़ेंगे 5 होती है, ठीक है।
अच्छा, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर जब भी आ जाएगा, ट्राइएटॉमिक लीनियर और नॉन लीनियर जब भी आ जाएगा, तो जो नॉन लीनियर होता है उसके लिए तो होती है 6। अच्छा, नॉन लीनियर के लिए होती है 6 और लीनियर के लिए होती है 7। आप ये भी कर सकते हो, आप इसको एक सीक्वेंस में बना सकते हो, नॉन पहले कर लीजिए, नॉन लीनियर, और इसमें लीनियर ये कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक दिमाग में बैठेगा। तो आप याद कर सकते हैं इसको, डायटोमिक में H2 N2 ये आ जाएगा, जैसे 3 5, ठीक है, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। क्लियर? अभी मैं इसको और आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। ठीक, अच्छा, ये जो डायटोमिक है इसमें H2 हो गया, N2 हो गया। अच्छा, नॉन लीनियर का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे H2, ठीक है, जिसका बेंड शेप होता है, और लीनियर मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में आता है। ठीक है, अच्छा, जैसे CO2 है, CO2 का स्ट्रक्चर एक लाइन में होता है, तो ये लीनियर शेप है। अच्छा, एनर्जी की बात करें बच्चों, अब एनर्जी का अलग अलग टाइप है। अगर आपसे पूछेंगे कि इसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी है, ठीक है, नॉर्मल एनर्जी पूछेंगे, तो हमारा एक लॉ ऑफ इक्विपार्शन है, उन्होंने कहा है कि नॉर्मल जो एनर्जी होगी हर डिग्री के साथ हाफ KT होगी। ये बात ध्यान रखना, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ KT होगी। अगर इंटरनल एनर्जी की बात करोगे, इंटरनल एनर्जी कहती है ईच डिग्री के साथ कितनी होगी, हाफ हाफ कितनी, RT होगी। समझ रहे हैं? अगर आपसे कहा जाए कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, देखो एक के लिए हाफ होती है, एक के लिए हाफ होती है, तो अगर आपसे पूछें कि F के लिए कितनी हो जाएगी, तो F KT हो सकती है या F/2 RT हो सकती है। तो आप कह सकते हैं सर ये तो U हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अगर कभी कहेगा एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताओ, तो पर मॉलिक्यूल के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, KT, पर मॉलिक्यूल के लिए भी KT आएगा। तो जैसे मोनो एटॉमिक की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2, इंटरनल एनर्जी 3/2, ये 5/2, ठीक है, 5/2 KT, 5/2 RT। तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो मोनो एटॉमिक के लिए हम यहीं पर लिख देते हैं, 3/2 KT हो जाएगी हमारी एनर्जी, और 3/2 RT हो जाएगी इंटरनल एनर्जी, 5/2 KT हो जाएगी एनर्जी, और सिमिलरली आपको हाफ KT से इंटू करना है। और जब CV लिखना है, तो CV में आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो CV का है वो F/2R है, आपको T हटा देना है। मतलब सर 3/2R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, 5/2R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, 6/2R हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2R। और जैसे ही आपका CV आ जाएगा, तो CV में अगर आप R ऐड कर देंगे तो CP आ जाएगा। इसमें R ऐड कर दीजिए, 5/2R, 7/2R, और ये हो गया 6 मतलब 3, 6/2 हो गया 3, और 3 और 1 4R, और ये हो जाएगा 9/2R। क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप थोड़ा इसका ओवरव्यू और लीजिए। देखो जनरली हमारा क्या है, एक गैस है, ठीक है, अब इसको समझिए। अब गैस में सबसे पहले है मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक में मैं आपसे कह रहा हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, F से लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो जब मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, तो इसमें होता क्या है, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी बच्चों वो 3 होगी, जो रोटेशन होगी वो 0 होगी, और वाइब्रेशन 0 होगी। ठीक हो गया, मोनो का काम खत्म। इन तीनों का जो सम होता है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब जैसे डायटोमिक है, डायटोमिक में 2 केस होते हैं, ठीक है, 2 केस होते हैं, आपको नहीं बताया जाता है। आपकी महंगी महंगी कोचिंग में एक बच्चा आया था बीच में, वो मेरे से बहस करने लग गया कि सर डायटोमिक हमारी कोचिंग ने एक ही केस बताया है। ऐसा नहीं होता है ना बच्चों, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक रिजिड केस होता है, नॉन रिजिड होता है। आप PYQ उठा के देखिए। अच्छा, रिजिड में एक वर्ड और लिखा जा सकता है, डायटोमिक एट लो टेम्परेचर, और इसमें लिखा जा सकता है हाई टेम्परेचर। तो जो हम जनरली पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया था, देखो डायटोमिक में होता क्या है, जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक की, अब 2 केस बन जाएंगे, एक तो ये ऊपर वाले के लिए बन जाएगा, एक इस वाले के लिए बन जाएगा। तो जो हमारा रिजिड होता है, रिजिड के लिए 5 होता है, जो अभी हम पढ़ रहे थे वो रिजिड के लिए था, और नॉन रिजिड के लिए 6 होता है। होता क्या है बच्चों, जैसे इसमें 3 ट्रांसलेशन है, तो इसमें ट्रांसलेशन तो 3 होते हैं जी, रोटेशन आपके 2 होते हैं, वाइब्रेशन 0 होते हैं। लेकिन नॉन रिजिड में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशन का हमारा एक्सिस ऐड हो जाता है। ठीक हो गया,
तो ये होती है कंडीशन। आप कहेंगे सर ट्राइएटॉमिक भी बता दो। ट्राइएटॉमिक आपसे कम ही पूछा जाता है। ट्राइएटॉमिक में दो केस, लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर। तो लीनियर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मैं आपको बता चुका हूँ। लीनियर मतलब होता है, जब लीनियर है, लीनियर का मतलब है ज़्यादा और नॉन लीनियर का मतलब है कम, ठीक है, जिसमें शब्द ज़्यादा है उसमें कम है। तो इसकी जो हमारी ट्रांसलेशन होती है, देखो ट्रांसलेशन इसमें भी 3 होगी, इसमें भी 3 होगी। रोटेशन, रोटेशन जो होगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, इसमें भी रोटेशन 2 हो जाएंगी, ठीक है। वाइब्रेशन की बात करोगे 3 2 कितने हो गए, 5, इसमें 2 होंगी, इसमें 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ट्राइएटॉमिक का खेल बन गया। अच्छा, एक पॉलीएटॉमिक होती है, पॉलीएटॉमिक जिसमें मोर देन 3 हो गए। अच्छा, एक स्लाइड तो मैंने और ले लेता हूँ। देखो अब जैसे आपने ये बना दिया, इसके बाद क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्शन कहता है कि एनर्जी हर डिग्री के साथ हाफ केटी होती है। ईच डिग्री के साथ, ईच डिग्री के साथ क्या होगी, हाफ केटी होगी। तो आप कहोगे सर अगर ईच डिग्री के साथ हाफ केटी होगी तो हमारा जो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F/2 KT हो जाएगा। और सर अगर उसमें n मोल होंगे तो n का इंटू करना पड़ेगा। ये क्या है सर, ये एनर्जी है, एनर्जी है, या बोल सकते हो एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर आपसे कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी निकालो तो आप कहेंगे सर इंटरनल एनर्जी में हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर का में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर का यूज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा F/2, ठीक है। एन से डिवाइड करेंगे तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा, RT हो जाएगा इंटू एन हो जाएगा। तो ये यूज हो गया। आप कहेंगे सर हम CB भी निकालते हैं, तो CB क्या होता है, du/dt होता है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा F/2R, ठीक है। और n क्या क्यों लिख रहा हूँ, वो पूछेगा नंबर ऑफ मोल। और CP के लिए अगर निकालोगे, अगर हम 1 मोल लें तो F/2R हो जाएगा, और ये हो जाएगा F/2R + R CP आ जाएगा। और वहीं अगर गामा निकालें, गामा हो जाएगा CP/CV। ये आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं, ज़्यादा समझेंगे। कह रहा है द एवरेज थर्मल एनर्जी, देखो एनर्जी पूछ रहा है और किसके लिए पूछ रहा है, मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, देखो अब याद करो सर होता है F/2 आपसे एनर्जी पूछ रहा है तो KT। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कोई मोल नहीं दिया है, अगर मोल नहीं दिया है तो F/2 KT। देखो मेरे को एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये सब शॉर्ट ट्रिक ही है, आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो F/2 KT का मतलब मोनो एटॉमिक के लिए आप कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। एक बार उन्होंने लिख दिया था एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसका आंसर हाफ KT होता। इसमें भी ऐसा ईच नहीं लिखा है कि यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको CP दिया है, CP कितना दिया है, 7/2R। वैसे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू वॉल्यूम। देखो मैंने कहा आपको गामा होता है CP/CV होता है। वैसे तो आप इससे पहले CV निकाल सकते हैं कन्वर्ट करके। कैसे निकालेंगे सर, CP - CB = R होता है, ठीक है। हमने ये भी यूज किया था अभी भी, CB + R, ठीक है। आप CP की वैल्यू रख दो 7/2R, इसमें से R माइनस करेंगे तो CB आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/2R, ठीक है। और जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7R/2 5R/2, तो आंसर आ गया 7/5। आप मैंने आपको ये भी बताया था, क्या बताया था, देखो गामा = 5/3, गामा = 7/5 और गामा = 9/7, ठीक है। तो 7 दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। तो 7/2 जो ऑप्शन है वो डायटोमिक का है, तो डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा, डायटोमिक के लिए आपको गामा निकालना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है प्रेशर टू ये, तो 7/5 ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक आपके पास हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन हो गया आपका H2, एक आपके पास हीलियम है, ठीक हो गया, एक आपके पास X है, कोई गैस X है। कह रहे हैं देखो हाइड्रोजन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसके पास नॉन रिजिड है, देखो लिख दिया इन्होंने ये नॉन रिजिड है, और ये नीट में ही आया है, मैं कहीं से नहीं लाया हूँ।
और नॉन रिजिड के साथ वो कह रहे हैं कि एक वाइब्रेशन और ज़्यादा है उसके साथ, ये देखो साफ साफ लिखा है। तो पूछ रहे हैं इसमें कि गामा बताइए, ठीक है। अच्छा, आप अभी भी बताया मैंने ये डायटोमिक है। डायटोमिक अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अपना रिजिड की। तो डायटोमिक के लिए कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा 5/3। और नंबर तो आते ही है ना आपको यार, और नंबर तो आते ही है, नहीं आते हैं क्या और नंबर सर? नहीं आते यार, इतनी भी मैथ्स कमज़ोर नहीं होती आप लोगों की, आप ड्रामे भी करते हो कभी कभी। इसको हटा दो, ये हो गया आपका मोनो एटॉमिक का, ये हो गया आपका डायटोमिक का, और ये हो गया आपका ट्राइटोमिक का। अच्छा, ये देखो नॉन रिजिड कह रहा है, तो नॉन रिजिड की अभी मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 6, और 6 में एक और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 7 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आप डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम से स्पेसिफिक रेशियो निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सीबी निकालो सीपी निकालो, डायरेक्ट इससे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें कितने रखें 7 रखें तो 7 2 9, तो ये आ जाएगा 9/7। और यही आप पीछे भी लगा सकते थे यहाँ पे। अगर आप इतना काम नहीं करना चाहो, आपको ये पता लग गया कि CP 7/2 डायटोमिक का है, और डायटोमिक मतलब इसका 5 है, तो गामा 1 + 2/f होता है, तो इसमें 5 रख देंगे तो 7/5 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अभी मैं इसको और डिस्कस करूंगा। स्पीड ऑफ गैस, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। 3 तरह की गैस की स्पीड होती हैं, आप सभी जानते हैं, वेल नोन स्पीड है, RMS की स्पीड कहते हैं। एक होती है VRMS जो सबसे अच्छी मानी जाती है, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल, एक होती है एवरेज, ठीक है। देखो तीनों स्पीड में अगर मैं अभी पहले तो तीनों का पहले फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा 3RT/m, इसका क्या होगा मोस्ट प्रोबेबल का 2RT/m, और इसका क्या हो जाएगा 8RT/m। देखो इसको याद करने का तरीका है, RMS में तीन वर्ड हैं तो इसमें भी 3 आएगा, RT/m तो सब में ही है ना, मोस्ट प्रोबेबल में 2 हैं तो इसमें भी 2 आएगा। अच्छा, एवरेज को आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखो सब में आप एक बात ध्यान रखिए, ये जो है ये T/m है, m मॉलिक्यूलर मास है, ये तो आप एटलीस्ट ध्यान रखिए, और मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना पड़ेगा, आंसर में गेम खेलते हैं कई बार, ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, रैम से आप इसको याद करना, सबसे ज़्यादा RMS होती है, फिर एवरेज होती है, फिर मोस्ट प्रोबेबल होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसका ऑर्डर ज़्यादा है किसका कम है, तो आप इसको रैम से याद कर सकते हो। किससे याद कर सकते हो, रैम से। RMS सबसे ज़्यादा RMS, फिर एवरेज ज़्यादा, फिर मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा। ये स्पीड की बारी है, क्लियर है। आगे बढ़िए, ये देखो ये सेम क्वेश्चन है, कह रहा है ये आपका 23 में आया था कि टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 सेंटीग्रेड। देखो टेम्परेचर को आपको बदलना पड़ेगा केल्विन में, अब इतना तो करना ही पड़ेगा, 273 बनाओ। कह रहे हैं टू व्हाट टेम्परेचर ऑफ गैस शुड बी हीटेड कि RMS इंक्रीज 3 टाइम। अगर इस केस में RMS V है, वो कह रहा है कि कितना हीट करें, टेम्परेचर बताना है कि जो RMS है, जो आपका RMS है वो 3 टाइम V हो जाए। अब आप देखिए V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू अभी हमने देखा, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, T/m होगा, ठीक है। तो 2 केस के लिए लगाएंगे, इसको V2 कर लो, चलो इसको V1 कर लो, ठीक है। तो ये 2 केस के लिए लगाएंगे तो V2/V1 कितना हो जाएगा √T1/T2, और रूट के ही अंदर हो जाएगा। अच्छा, मास देखो सेम गैस है तो मास को भी नहीं लेना है, लो खत्म कहानी, इतने में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर किस में है, सेल्सियस में भी आ सकता है, केल्विन में भी आ सकता है, इसको आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप इसको ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आया सेम क्वेश्चन। 3 गैस है, 3 वेसल हैं जिनकी कैपेसिटी सेम है, गैस जो है वो सेम टेम्परेचर पे है और प्रेशर पे है। फर्स्ट वेसल में हीलियम है, सेकेंड में फ्लोरीन है, थर्ड में सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। अच्छा जी, कह रहे करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि अनइक्वल नंबर ऑफ वो हैं RMS। देखो RMS हमने अभी भी पढ़ा था कि जो स्पीड होती है चाहे कोई भी है और टेम्परेचर सेम है तो वो √m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो RMS है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसका ये कम होगा उसका ये ज़्यादा होगा। तो हीलियम ऑब्वियस बात है, हीलियम मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक का तो कम ही होगा मास, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगी। केटीजी का पोस्टुलेट, केटीजी के आप पोस्टुलेट पढ़ोगे, बहुत आसान पोस्टुलेट हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार क्विक रिवीजन करता हूं। देखो केटीजी साहब ये कहते हैं, जब हमने इसके कुछ एजम्पशंस लिए
कि जैसे मान लो एक गैस है, एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस गैस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। मान लो एक गैस है, ये आपका गैस है, इस गैस के अंदर क्या होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के, हमारे स्मॉल साइज के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। पहला तो पोस्टुलेट इसका यही है। और ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में और कोलाइड होते रहते हैं, ऐसे करके ये टकराते रहते हैं, ठीक। अच्छा, जब ये टकराएंगे ना तो इनका जो कोलिजन होता है भैया, वो क्या होता है सर, कोलिजन इनका होता है इलास्टिक। ये आ सकता है, आप इसको ध्यान रखिए एक, ठीक है। अच्छा, और डायरेक्शन क्या होती है, रैंडम होती है। ये नहीं क्या ये सामने सामने ही टकराएगा, पता लगा वो सामने टकराने के लिए तैयार है और पीछे से कोई उसको फोड़ के निकल लिया, ठीक। अच्छा जी, अब जब ये टकराएंगे, रैंडम डायरेक्शन में घूमेंगे, तो जो इनकी हमारी स्पीड है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच होगी, और ये हमारा जो कोलिजन है ये हमारा क्या होगा, इलास्टिक होगा। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल टकराए, और जब ये टकराएंगे तो टकराने में इनके बीच में जो ये पाथ होगा ना, इसको बोलते हैं फ्री मीन पाथ। जब ये टकराएंगे, टकराने में क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होने में जो इनके बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन है, उसमें जो पाथ लेंथ ट्रेवल करेगा, क्या ट्रेवल करेगा, पाथ लेंथ, ठीक है। या आप बोल सकते हो दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी, ठीक है, उसको हम लैम्डा से लिखते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है ये आप सेट कर लो दिमाग में। देखो, अगर अलग अलग दी हैं, डिस्क्रीट वैल्यू दी हैं, तब तो आप उसका एवरेज निकाल दोगे। मान लो n दिए हैं, तब तो ये हो जाएगा। और अदरवाइज उसका केटीजी से आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया √2 पाई n d स्क्वायर। डी है गैस का डायमीटर, ठीक है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, √2 आपको पता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक, ये डायमीटर है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से बहुत बार आती है डिपेंडेंसी। तो लैम्डा जो है डायमीटर के क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस के भी क्या होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अच्छा जी, कई बार हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्मूले को। ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, हम इसको बिगाड़ देते हैं, हम तो इंसान हैं, इंसान बिगाड़ेगा इसको PV = nRT के टर्म में, तो वो बन जाता है ये वाला PV = nRT। अगर हम इसमें रख देते हैं तो बन जाता है √2 पाई d डायमीटर है, P प्रेशर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। हमने इस छोटे n जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, उसको हमने चेंज किया, तो ये बन गया। अब यहाँ से आप अगली रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है भैया। अच्छा जी, ये जो अब यहाँ पे जो रो है ना, ये d स्क्वायर है, ये p है, इसको ना ये रो है, रो ये डेंसिटी है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि डेंसिटी के क्या होता है, तो डेंसिटी के भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ डेंसिटी कांस्टेंट होगा, तो p/t हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो लैम्डा p और t पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं इसका ना एक छोटा सा नोट बना देता हूँ। पहला तो ये है कि फॉर्मूला ये है, लैम्डा जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, n/d²। n है आपका नंबर ऑफ, इसको आप लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, d है डायमीटर, ठीक। तो इस केस में आपसे पूछा जा सकता है किस पे डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम पे, और दूसरा ये डायमीटर के स्क्वायर पे, या आप कह सकते हो रेडियस के स्क्वायर पे। दूसरा, अगर हम इसको बिगाड़ेंगे, इसका अगर हम फॉर्म बिगाड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा PV = nRT रखें अगर, ये हो गया KT, ठीक है, और नीचे आ जाएगा √2 पाई d स्क्वायर प्रेशर, या आप कह सकते हैं इसको अगर आप कन्वर्ट करें m/√2 पाई d² डेंसिटी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर ये डेंसिटी के भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ तीसरा पॉइंट, ये आप ध्यान रखिएगा, कभी ये पूछा नहीं है लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपका V कांस्टेंट होगा, ठीक है, और n कांस्टेंट होगा, ठीक, तो ये हमारा ना P पे डिपेंड करेगा ना T पे करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर वॉल्यूम आप चेंज कर दोगे, सपोज अगर वॉल्यूम को चेंज कर दोगे, अभी तो कांस्टेंट था, मान लो वॉल्यूम चेंज होगा, तो आपका लैम्डा
टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, एट कांस्टेंट पी, ठीक है। सिमिलरली लेमडा 1/p हो जाएगा एट टी कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब इसके क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहे हैं। देखो कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्टर कैन विल लीड, जब आप उसको इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, कोलिजन बढ़ेंगे, और कोलिजन बढ़ेंगे तो उनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखो ये मैं मीन पाथ वाले पूछा था आपको, डायमीटर का पूछा है, डायरेक्ट रिलेशन पूछा है, मैंने नहीं लिखा है तो d²। अगली बार नंबर ऑफ डेंसिटी का पूछा है, लो भैया खत्म कहानी, 4 नंबर हैं आपके। अगली बार ये पूछा है, देखो जब गैस है ना, अभी हमने सब देखा, सारी चीज़ें वही हैं। देखो आरएमएस स्पीड जो होती है, इसमें जो आरएमएस लिखा है रूट मीन स्क्वायर, वो कितनी होती है 3RT/m, ठीक है। अच्छा प्रेशर अभी बताता हूँ आपको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो होती है आपकी 3/2 kT। अच्छा जी, और कह रहा है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक, तो डायटोमिक पूछेगा ना तो आपको 5 वाला ही लेना है, नॉन रिजिड नहीं लेना है, ठीक। अच्छा जी, अब मैं प्रेशर को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा शायद लंबी हो गई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिले, आपको फ़ायदा मिले। आप एक कमेंट करने के लिए व्यूअर्स हो जाएं, यार सर ने अच्छा पढ़ाया, सर ने बहुत सारी चीज़ें कवर करी इसमें, तो कुछ ट्रिक भी बताई तो कुछ और डिटेल में भी बता दिया। देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 n नंबर ऑफ वही मॉलिक्यूल और पर यूनिट वॉल्यूम v²। तो इसी को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं P = 2/3e, ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो E है ना, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, कई बार आपसे पूछा गया है। आगे अच्छा एक बात और देख लीजिए, ये केटीजी की थ्योरी में ये हमने जो पढ़ा, जो 0 डिग्री या एब्सोल्यूट 0 पे जब होगा, एब्सोल्यूट 0 पे आपका मोशन स्टॉप हो जाएगा, और मोशन स्टॉप हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। एम्स में कई बार पूछा गया है। अब है सीपी और सीबी का खेला, ठीक है। तो सीपी और सीबी में आपको बता ही दिया। एक बात तो ये हो गया कि सीपी माइनस सीबी इक्वल टू होता है एनआर, नंबर ऑफ जो हमारा सीपी और सीबी में डिफरेंस है वो एनआर है, नंबर ऑफ मोल के टर्म में, ठीक। अगर ये यूनिट मास के टर्म होगा तो सीपी माइनस सीबी जो हो जाएगा वो आर ओवर मॉलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो सीबी है उसकी वैल्यू ऐसे होती है F/2R, और जो सीपी है वो होता है F/2 R+R, ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, एक और समझिए, क्या ये सब फॉर्मूले हैं। सीपी इक्वल टू होता है गामा ओवर गामा माइनस 1R। कई बार इस रिलेशन से आपको डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम को बोलते हैं सीपी ओवर सीबी, इसका और गामा का क्या रिलेशन है, ठीक है भैया। अच्छा जी, लास्ट वन जो हमारी लास्ट टेक्निक है वो ये है कि जो सीपी और सीबी है, ठीक है, सीपी हमारा हमेशा बड़ा होता है सीबी से, ठीक। अब इसमें कई बार ना मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बात और रख लो, चलो लास्ट, इसका ना एक फॉर्मूला और होता है R ओवर गामा माइनस 1, इसके बहुत ज़्यादा हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आगे जब बढ़ोगे ना, एक मिक्सिंग वाला है, जैसे मान लो आपके पास एक बीकर ये है जिसमें N1 है और एक गैस भरी जिसका CB1 है, दूसरा इसमें N2 है और इसमें दूसरा गैस भरा जिसका CB2 है। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो CB मिक्स कितना होगा, तो उसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखिए। CB मिक्स हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 और अपॉन में N1 प्लस N2। और जैसे आपका C मिक्स आ गया, इस C मिक्स से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं और आगे का काम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ सीपी सीबी गामा है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपने रटवा दिया है हमको, ये होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि ये क्या होगा, देखो R/m, m इसमें मॉलिकुलर वेट है, हमने ऑलरेडी कर लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 मोल ऑफ मोनो एटोमिक। देखो 2 मोल हैं मोनो एटोमिक के, N1 हो गया 2 और CB, क्योंकि वॉल्यूम मिक्स होता है ना तो CB1 ही लेना पड़ेगा, CP1 नहीं चलेगा।
और ये कितना होता है 3/2R। आपको अगर सर कैसे लिखा, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला। और मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक की 5, अगर नॉन रिजिड लिखा है स्पेशली तभी 6 यूज करना है। और N2 कितना हो गया 6 मोल ऑफ डायटोमिक, और डायटोमिक का आपको पता है 5। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अगर नॉन रिजिड लिखा है तभी यूज करना है 6, अदरवाइज 5। कह रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर का क्या हो जाएगा CB मिक्स हो जाएगा आपका N1 इंटू 3/2R प्लस N2 है 6 इंटू CB2 और अपॉन में N1 प्लस N2, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ रहा है 27, नहीं 27 क्यों आएगा, ये आ रहा है 2 3 9 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक गैस है 8 मोल है उसके आर्गन के। ठीक है, आर्गन आपको पता ही होगा CV1 ले लेते हैं इसको, 3/2R हो जाएगा और इसके मोल जो हैं वो हैं आपके 8। कह रहे हैं इसको हमने मिक्स किया है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का हमें 5/2। मैं अगेन कह रहा हूँ डायटोमिक अगर रिजिड नॉन रिजिड लिखा है तभी आपको 6 लेनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अदरवाइज डायटोमिक की आंख बंद करके 5। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। देखो अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है आपको पता होगा, इंटरनल एनर्जी होती है F/2R। ठीक है, ये तो होती है इंटरनल एनर्जी, और उसके साथ साथ F/R के साथ T होता है। तो दोनों की अगर आप निकालोगे, अगर पहले की U है U1 है, दूसरे की U2 है, दोनों को ऐड कर दिया तो पहले के लिए कितना हो जाएगा। अच्छा देखो मोल भी दिए हैं ना, तो इसमें हम N का इंटू भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू, अब ये नहीं कि तुमने 8 इसका लिया 5/2 इसका लिया तो गलत हो जाएगा, R। ठीक है, T प्लस 6 इंटू 5/2R T। सॉल्व कर दीजिए, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 24, और 24 में 30 जोड़ोगे ये 12 हो जाएगा, 12 में 15 जोड़ोगे 27 RT आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे मेरे 30 क्वेश्चन और मैं लाजवाब ट्रिक लाया अपनी तरफ से। मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो में। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपने दोस्तों को शेयर किया, तो मैं अगली वीडियो फिर आपकी डिमांड पे बनाऊंगा। ठीक है, कम्युनिटी में क्वेश्चन आएगा या आप कमेंट करिएगा। ठीक है, कम से कम 50 कमेंट तो होनी चाहिए कि भैया इस पे वीडियो बनाइएगा आप, तो हम ज़रूर बनाएंगे। और साथ में ही आपके लिए मैं एक होमवर्क भी छोड़ के गया हूँ, टाइम थोड़ा कम था ये मैं अरेंज नहीं कर पाया। गैसेस लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, और आप आइडियल गैस इक्वेशन, इसके सारे ग्राफ बनाओगे अपनी कॉपी में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी से आएगा और रिलेशन देखोगे उनके बीच में। आशा करता हूँ आप सभी को ये सब समझ में आया। ठीक है, और अगर समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को शेयर करो, सारे पापाओं वाले ग्रुप में भेज दो। ठीक है, वो जरूर खोल के देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली शॉर्ट ट्रिक में, और आपका इंतजार रहेगा रिस्पॉन्स का, उसके बाद ही हम अगली शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।